नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ की सियासत में आदिवासी वोट बैंक को लेकर एक बार फिर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने आदिवासी कांग्रेस का विस्तार करते हुए संगठन को नई धार देने की कोशिश की है। दावा है कि प्रदेश की 29 अनुसूचित जनजाति सीटों पर पार्टी पहले से अधिक मजबूती के साथ उतरेगी। वहीं भाजपा का कहना है कि संगठन बदलने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस जनता का भरोसा खो चुकी है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी कांग्रेस की नजर। छत्तीसगढ़ में 29 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। कांग्रेस ने आदिवासी कांग्रेस संगठन का किया विस्तार। कांग्रेस का दावा, संगठन होगा मजबूत, 29 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन। भाजपा ने किया पलटवार, जनता का विश्वास खो चुकी है कांग्रेस। आदिवासी सियासत में नई बिसात, 29 सीटों पर किसका होगा कब्जा? आदिवासी वोट किसके साथ? छत्तीसगढ़ में आदिवासी राजनीति एक बार फिर केंद्र में है। कांग्रेस ने आदिवासी कांग्रेस का विस्तार कर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। जिला से लेकर प्रदेश प्रभारी तक बनाए गए हैं, जिसके बाद पार्टी का कहना है कि यह कदम गांव-गांव तक संगठन को मजबूत करेगा और आदिवासी समाज की आवाज को और प्रभावी बनाएगा। कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश की 29 आदिवासी विधानसभा सीटों पर पार्टी पहले से ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। संगठन के विस्तार से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी और इसका सीधा फायदा चुनाव में मिलेगा। देखिए, हमारी पार्टी संगठन में जो मोर्चा संगठन होते हैं उनका बीच बीच में समीक्षा होती है और कहीं नियुक्तियां करना है तो नियुक्तियां होती हैं जो अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करती है। हमारी पार्टी आदिवासियों को महत्व देती है, इसलिए आदिवासी कांग्रेस की नवनियुक्त कार्यकारिणी का गठन किया गया है। निश्चित रूप से उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा और हमारे आदिवासी भाइयों को मिलेगा। आदिवासी सीटों को लेकर कांग्रेस का दावा भले ही कुछ हो, लेकिन भाजपा कांग्रेस के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रही है। भाजपा का कहना है कि केवल संगठन का विस्तार करने से जनता का भरोसा वापस नहीं आता। जनता कांग्रेस की नीतियां और नेतृत्व को पहले ही नकार चुकी है। वहीं भाजपा यह भी दावा कर रही है कि आदिवासी क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसे में कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव से चुनावी समीकरण बदलने वाले नहीं है। छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी की जो योजना है, जो कार्य है, जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है, ये लोग कुछ भी करें, आने वाले समय में भी इनकी संख्या और कम होगी अभी से। और देखिए, आज बस्तर में आदिवासी पंडुम, बस्तर ओलंपिक जैसे बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज राष्ट्रपति जी से मुलाकात के लिए वहाँ पे गए हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। आदिवासी सीटें हमेशा से ही छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता तय करती रही हैं। इसलिए कांग्रेस संगठन के सहारे वापसी की उम्मीद देख रही है, जबकि भाजपा अपने मजबूत जनाधार का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि आदिवासी कांग्रेस का विस्तार चुनावी मैदान में कितना असर दिखाता है और जनता किसके दावों पर मुहर लगाती है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी। कांग्रेस लगातार विस्तार कर रही है, आदिवासी कांग्रेस का भी विस्तार हुआ है। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता विकास मरकाम जी जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। विकास जी, जिस तरह से आदिवासी कांग्रेस का विस्तार हुआ है और कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी जाएगी, जनता को सरकार के बारे में वो बताएगी किस तरह से सरकार नाकाम रही है। खासतौर पर उनका कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार विफल रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाने वाली है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति होने वाली है और किस तरह से आप इस विस्तार को देखते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस का ये संगठनात्मक विषय है कि वो अपने संगठन में किनको बनाती है, किनको नहीं बनाती है। परंतु छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ में आज हमारे पास 29 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं। उनमें से 17 में भारतीय जनता पार्टी का हमारा विधायक है, एक सामान्य सीट से हमारा विधायक है, कुल 18 हमारे जनजाति विधायक हैं। इसके अलावा लोकसभा के 4 हमारी सीट है, चारों में भारतीय जनता पार्टी के आज सांसद हैं।
18 लगभग हमारे जिला पंचायत की सीट है। पूरे 18 के 18 में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। इसके अलावा हमारे जनपद पंचायतों में हमारे प्रतिनिधि हैं। नगर निगम में भी एक नगर निगम, अंबिकापुर नगर निगम आरक्षित है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी महापौर बहन बैठी हुई है। कहने का मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव से आदिवासियों का जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलना चालू हुआ था, वो उसके बाद लोकसभा में भी यथावत रहा। उसके बाद ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, उसके बाद हमारे जो नगर निगमों के चुनाव हुए, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का विश्वास जीता। और भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासी केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली हमारा विरासत है। आदिवासी हमारे लिए वोट बैंक नहीं, बल्कि परिवार के हमारे सम्मानित सदस्य हैं। इसीलिए आदिवासी समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है। ठीक है, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में जनक राम ध्रुव जी भी जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आदिवासी कांग्रेस के। जनक जी, बहुत स्वागत भी है आपका और शुभकामनाएं भी आपको। जनक जी, किस तरह से देखते हैं, संगठन का विस्तार हो गया, आपकी नई टीम तैयार हो गई है, किस तरह से जाएंगे जनता के बीच में? वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जाने वाली है, और खासतौर पर वो जो 29 आरक्षित सीटें हैं एसटी की, उस पर? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल में डिबेट में बुलाने के लिए। निश्चित रूप से ये आदिवासी कांग्रेस का जो विस्तार जो हुआ है औपचारिक नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज को अपने अधिकार जो संविधान में मिला है उस अधिकार को पाने के लिए और आदिवासी समाज को मजबूत करने के लिए इस संगठन का विस्तार किया गया है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बहुलता है, आदिवासी समाज के हमारे 29 सीट हैं। जैसे हमारे मरकाम जी हमारे डिबेट में बैठे हैं, भाजपा के बहुत ही हमारे साथी मरकाम जी हैं, उन्होंने बताया कि 29 सीट है और वो जैसे 32% हमारे प्रदेश में आदिवासियों का है। तो कहीं न कहीं आदिवासियों को जिस उम्मीद के साथ वर्तमान बीजेपी की सरकार और जिसमें यहाँ का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के ऊपर भरोसा दिलाया था। मरकाम जी ये कह रहे हैं कि जो 29 आरक्षित सीटें हैं उनमें से 17 भारतीय जनता पार्टी के पास में, और भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में। ऐसे में कैसे आप ये कोशिश करेंगे कि अगले चुनाव में 2028 में जब आप जनता के बीच में जाएं और खासतौर पर आदिवासी समुदाय के बीच में, तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े? उसी बात को मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जिस विश्वास के साथ सत्ता में आए हैं और आदिवासी चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया है, कहीं न कहीं ठगे महसूस आदिवासी समाज में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से आदिवासियों को उनके हक और अधिकार, चाहे आपका पैसा नियम का फॉलो नहीं होना, चाहे वन अधिकार नियम का धज्जियां उड़ाना, और कहीं न कहीं विस्थापन की स्थिति आज पूरा प्रदेश में, चाहे बस्तर की बात करूं, चाहे सरगुजा की बात कहूं, चारों तरफ भयावह स्थिति की आप देखने को मिल रहा है। जो संगठन मिला है, ये संगठन का विस्तार किया है, औपचारिक नहीं बल्कि उनके हक और अधिकार को लड़ने की और अपने अधिकार के लड़ने के साथ साथ जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है उस सरकार के जो काम कर रहे हैं उस पर कहीं न कहीं हमारे आदिवासी समाज कांग्रेस के प्रति रुझान देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेता ने, राहुल जी ने आदिवासियों के, आदिवासी कांग्रेस को एक मजबूती प्रदान करने के लिए, उसके हक और अधिकार को देने के लिए जो मुहिम चल रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में कारगर साबित होगा। आपने देखा होगा कि आज महज 2.5 सालों में जो सरकार कथनी और करने में अंतर दिखता है, ये साफ दिख रहा है। क्या क्या वादा किए थे, लेकिन आदिवासियों का भरोसा के ऊपर खरा नहीं उतर पाए। आज आपने देखा होगा ग्राम सभा के नाम की चीज नहीं है। मैं कल ही मैं सरगुजा से आया हूं, वनांचल क्षेत्र का धज्जियां उड़ा रहा है, पैसा 1 टका फॉलो नहीं हो रहा है, वन अधिकार नियम का धज्जियां उड़ा रहा है, चारों तरफ हाहाकार है। आपने देखा होगा जिस महतारी वंदन के नाम से इन्होंने सरकार में सत्ता में आए, सत्ता में काबिज हुए, कहीं न कहीं आज उसको ठगे महसूस हो रहा है। इन्होंने तो ट्राइबल जो प्लान है, ट्राइबल ओप योजना के पैसा को भी महतारी वंदन में दे करके लोगों को विश्वास को धरे के धरे रह गए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, जो योजना केंद्र सरकार का पैसा आज
आदिवासी क्षेत्रों के लिए आता है उस पैसा को अन्यत्र कर रहा है। यहां तक कि लगभग आपने देखा होगा लगभग 1977 करोड़ रुपया ये पैसा को ठीक है, सब प्लान ठीक है। जनकराम जी, लौटूंगा आपके पास में और विकास मरकाम जी से इसका जवाब भी लूंगा। एक बार मनीष वोरा जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मनीष वोरा जी, कांग्रेस लगातार विस्तार करी, आदिवासी कांग्रेस का भी विस्तार हुआ है, नई टीम का भी गठन हो गया है। 23 में हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी के साथ में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में काफी ज्यादा उत्साह था, आदिवासियों का साथ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला था, प्रदेश को आदिवासी मुख्यमंत्री भी मिले। मौजूदा स्थिति में आप क्या देखते हैं? आदिवासियों को अगर देखें राजनीतिक तराजू में रखकर, तो किस पार्टी की तरफ आपको झुकाव नजर आता है? देखिए, यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी सीटों के माध्यम से ही सत्ता के सिंहासन पर पहुंचा जा सकता है। चाहे बस्तर के क्षेत्र की बात करें, चाहे सरगुजा के क्षेत्र की बात करें, दोनों ही क्षेत्रों से जिनके पास ज्यादा विधायक आते हैं वही पार्टी जो है सत्ता में बैठती है। आप देख लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी के पास में दोनों ही क्षेत्रों से सर्वाधिक विधायक हैं, तो वही सत्ता में काबिज हुई है। इसके पहले कांग्रेस जो है उसने इन क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्म किया था, तो वो सरकार में थी। तो सत्ता प्राप्ति का छत्तीसगढ़ में जो रास्ता है वो आदिवासी क्षेत्रों से होकर ही जाता है और आदिवासी क्षेत्रों को ही फोकस करके सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। आप यदि अभी बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भाजपा यदि हम बात करें, सबसे बड़ी समस्या आदिवासी क्षेत्रों की जो थी वो ये थी छत्तीसगढ़ की, वो नक्सलवाद था। और नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद और सरकार में आने के पहले दोनों समय बड़ी घोषणाएं करी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार इस बात को कहा था कि हम टाइमलाइन के अंतर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा करेंगे और उसको पूर्ण करने में लगभग कामयाब भी वो लोग हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात जो यदि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यदि कोई जाती है तो नक्सलवाद का खात्मा है वो जाती है। उसके साथ यदि हम कांग्रेस की अब बात करें तो देखिए, कांग्रेस भी उसी क्षेत्र को फोकस कर रही है। कांग्रेस के बड़े आयोजन जो है अब बस्तर में होने वाला है, वहां पे राहुल गांधी के आने की भी संभावना है, तो कांग्रेस भी उसी क्षेत्र में फोकस कर रही है। आप देखिए, आदिवासी कांग्रेस में नियुक्तियां, उनके क्षेत्रों में नियुक्तियां, तो ये लगातार जो कांग्रेस भी कर रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस उस क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है जल, जंगल और जमीन को लेकर के जो उनकी लड़ाई है उसको भी वो फोकस कर रही है। तो मुख्य रूप से आप देखें तो दोनों ही राजनीतिक दल आदिवासी क्षेत्रों को वहां पर फोकस कर रहे हैं और उसके माध्यम से ही सत्ता प्राप्ति का रास्ता मिलेगा, ये उनको पता है। तो इसलिए वो लगातार उसी पे फोकस करें। और कांग्रेस के भी सारे बड़े आयोजन अब जो हैं वो जगदलपुर में, बस्तर में और इसके साथ साथ सरगुजा में होने जा रहे हैं। तो ये देखिए, आप दोनों ही दल उस जगह फोकस कर रहे हैं। और आदि आपने जो आखिरी में मुझसे कहा कि इसका क्या इफेक्ट है, आदिवासियों पर क्या फर्क पड़ रहा है, तो देखिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि नक्सलवाद के खात्मे का एक बड़ा असर उस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि उस क्षेत्र में अब विकास को लेकर के क्या प्रयास किए जाते हैं, कैसे उसके लिए सरकार जो है ब्लूप्रिंट तैयार करके और उस दिशा में काम करती है, और उसमें केंद्र सरकार की भूमिका क्या होती है, राज्य सरकार की भूमिका क्या होती है, और इसके साथ साथ आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है, इसी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेगी। और कांग्रेस जो है वो अपनी लड़ाई को कितनी धार दे पाती है, कितना ग्रासरूट लेवल पर जाकर काम करती है और कितना उनसे जुड़ के उनको अपने पक्ष में कर पाती है, इसी से सारी चीजें तय होगी। ठीक है विकास मरकाम जी, अमित शाह ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था कि जो बस्तर क्षेत्र है उसे सबसे विकसित आदिवासी बहुल क्षेत्र बना दिया जाएगा और उस दिशा में लगातार आप लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने जनकराम जी को भी सुना, वो ये कह रहे हैं कि वादे कई सारे आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों से किए गए थे लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2018 के विधानसभा चुनाव। 2018 में क्या हुआ था, 29 जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें से 27 में कांग्रेस चुनाव जीती थी। हमारे पास केवल 2 आदिवासी विधायक थे, ननकी राम जी और डमरूधर पुजारी जी। उस समय क्या हुआ, कांग्रेस इतनी भारी बहुमत से सरकार में आई लेकिन आदिवासियों का उन्होंने दोहन किया और आदिवासियों के दोहन के कारण भारतीय जनता पार्टी को अनुसूचित जनजाति मोर्चा को संघर्ष करने का एक काम मिला। 32% आरक्षण को खत्म करने का काम कांग्रेस की सरकार ने उस दौर पर किया था। हमारे लोगों ने, श्रीमती विद्या सिदार और सामाजिक कार्यकर्ता योगेश ठाकुर के नेतृत्व में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार जागी, हम लोगों ने चक्का जाम किया
हम लोगों ने रिंग रोड जाम किया, हम लोगों ने एनएच जाम किया, उसके बाद ये सरकार जागी। उसी प्रकार तेंदुपत्ता हमारे ग्रामीण अंचलों में काला सोना माना जाता है, हरा सोना माना जाता है। उस हरा सोना को काला सोना बनाने का काम इन कांग्रेसियों ने किया था। 1 दिन 2 दिन की खरीदी तेंदुपत्ता की होती थी और 4000 रुपए पे वो खरीदते थे, और उसके बाद जो चरण पादुका मिलता था, जो बोनस मिलता था, वो बोनस बंद कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, हम लोग जितने दिनों तक तेंदुपत्ता उपलब्ध था, चाहे 5 दिन हो, चाहे 7 दिन हो, चाहे 8 दिन हो, तेंदुपत्ता की खरीदी हुई। तेंदुपत्ता आज हरा सोना के रूप में जाना जाता है। ठीक है जनाब ध्रुव जी, हम प्रति मानक बोरा की विकास मरकाम जी कह रहे हैं कि 2028 में जब भारी समर्थन आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को मिला था, पार्टी ने 17 तो 23 में ऐसा क्या हो गया? क्यों 5 साल की सरकार में आदिवासी क्षेत्रों में वो विकास, वो दावे जो किए गए थे, वो वादे जो किए गए थे, उसको पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ? देखिए झा जी, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मरकाम जी, जिस प्रकार से मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं कि जिस वादे के साथ लेकर के आज सत्ता में काबिज है और आदिवासी को एक मोहरा बना करके, चेहरा बना करके आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम में जिस प्रकार से सत्ता में काबिज है, निश्चित रूप से आज पूरा प्रदेश ठगे महसूस कर रहे हैं। जो योजना लागू होना चाहिए, योजना लागू नहीं हो रहा है। आपने तेंदुपत्ता की बात करें, हमारी सरकार जब थी तो 67 प्रकार के वनोपज की खरीदी होता था। आज बस्तर और सरगुजा के लोग उसी तेंदुपत्ते के और उसी वनोपज के भरोसे में जीवन यापन करते हैं। चूंकि वनांचल क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र में वहां के लोग वनोपज ही निर्भर रहता है। लेकिन ये सरकार 2.5 साल हो गया, 2.5 साल मात्र और मात्र तेंदुपत्ते के नाम में रोना रो रहा है। 67 प्रकार के वनोपज को खरीदने की बात करते हैं तो किसी प्रकार का जवाब इस सरकार के लोगों के पास नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूंगा झाव साहब, रोहित जी, माननीय मरकाम जी से हमारे समाज के साथी भी हैं। ये जिस प्रकार से समाज को आज धोखा में डाल करके सत्ता में काबिज है, आने वाला समाज जो 2 साल 2.5 साल के बाद चुनाव होगा, कभी जनता माफ नहीं करेगा, कभी आदिवासी समाज माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार से आज पूरा बस्तर और सरगुजा में आज भारतीय जनता पार्टी के 17 आदिवासी विधायक हैं, उनके कारण महतारी वंदन में देने के काम कर रहा है, आदिवासी मुख्यमंत्री दिया। नहीं तो कांग्रेस के 2000 में एक नकली आदिवासी को भी मुख्यमंत्री बना के नकली सिक्का चलाने का काम किया था। आप लोगों ने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी आज सच्ची आदिवासी हितैषी है और इसीलिए 75 साल की आजादी के बाद आज देश में पहली बार हमारी राष्ट्रपति आदिवासी बहन है, द्रौपदी मुर्मू हमारे आदिवासी समाज से आती है। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहता है कि हम आदिवासी क्षेत्रों के जो काम है उन कामों को करें। आज मैं मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में चेयरमैन हूँ, मैं मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के काम को देख रहा हूँ। मेरे से पहले और भी लोग थे मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने क्या काम किया, एक बार इस पर भी आकलन करें। आज मैं कह सकता हूँ कि आदिवासी क्षेत्र, आज हम लोग औषधि पौधों का रोपण करा रहे हैं, हमारी बहुत अच्छे तरीके से हम ये काम कर रहे हैं, जिसका लाभ आदिवासी क्षेत्रों के हमारे कृषकों को मिल रहा है। साथ नक्सलवाद को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किया। हमारे कांग्रेसी मित्र लोग तो आज भी हिडमा को अपना आदर्श बताते हैं। हिडमा जिसने कांग्रेस को खत्म करने का प्रयास किया, जिसने वो जो हत्याकांड हुआ था 25 मई को, उसका जीरम घाटी का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। लोग अपना आदर्श जनकराम जी से एक बार जवाब लेते हैं। जनकराम जी, ये बात तो आप भी मानेंगे कि एक नक्सलवाद बहुत बड़ा मुद्दा था और बहुत ज्यादा इससे अगर नुकसान किसी का हुआ है तो आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों का हुआ है। यदि नक्सलवाद को खत्म किया गया तो क्यों नहीं सरकार को इसका क्रेडिट जाना चाहिए? निश्चित रूप से नक्सली के मामला में हम सब लोग, चाहे देश का हो, प्रदेश का हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे अन्य समाज हो, सभी हम नक्सली के विरोधी हैं। और जिस प्रकार से ये लोग वाहवाही ले रहे हैं कि विष्णुदेव सरकार में, मोदी की सरकार में नक्सलवाद खत्म हुआ, कहीं न कहीं वहां के शहीदों ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी है, वहां के आदिवासियों ने समाज के लिए कुर्बानी दी है। और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी भी इस समय, जब 2018 के हमारी सरकार थी, 2018 से लेकर के 23 तक, तो कहीं न कहीं हमारे सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने के लिए मुहिम चलाया था। यहां तक मैं बता दूं, जब भोपाल में माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी जब आए थे तो तत्कालिक हमारे भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री थे उसको शाबाशी भी दिए थे। तो श्रेय लूटने का काम मात्र और मात्र भाजपा के लोग करते हैं।
काम तो धरातल में करते नहीं है और इस मात्र सरासर झूठ बोल करके सत्ता में काबिज रहते। हमारी सरकार थी तो जहां पे बस्तर में जमीन को जो अधिग्रहण टाटा कर दिया था उसको हटाने का काम किया, यहां तक कि वनोपज को खरीदी का काम किया, स्कूल को जो 3000 स्कूल बंद हो गया था उस स्कूल को खोलने का काम किया। ये लोग तो 10,000 स्कूल बंद कर दिए। शिक्षा का नाम नहीं, स्वास्थ्य का नाम नहीं। महेश्वरा जी के पास में चलते हैं। महेश्वरा जी जरा सा समझाइएगा आदिवासी वोट बैंक को कैसे साधा जाता है, क्योंकि केवल एक बयान देने मात्र से या फिर राजनीतिक मंचों से बड़े बड़े वादे कर देने मात्र से आप आदिवासी वोट बैंक को नहीं साध सकते। तो राजनीतिक पार्टियां वो कौन सी रणनीति अपनाती है जिसके तहत आदिवासी समाज उनके साथ में जुड़ता है? देखिए, यदि हम बात करें वर्तमान परिदृश्य की तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बात करें तो धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा जो है वो छत्तीसगढ़ में निकल करके आया था जब कांग्रेस सरकार में थी और बड़ी आक्रामकता के साथ उसे भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था और उस समय इस बात को कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के कड़े कानून बनाएंगे। जनक जी लौट रहा हूं आपके पास, मनीश्वरा जी अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद में आपके पास में आऊंगा। जनक जी लौटूंगा आपके पास, एक बार मनीश्वरा जी बात पूरी कर ले। मनीष जी, तो धर्मांतरण को लेकर के कड़े कानून बनाने की बात उन्होंने कही, यहाँ तक कि वो पैसा को वापस भी करने का काम इनकी सरकार ने किया। जनक जी लौट रहा हूं आपके पास, मनीश्वरा जी अपनी बात तो रख लें। मनीश्वरा जी कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। जी, तो दूसरी जो बात मैं कह रहा था, दो बड़े मुद्दे थे। एक पर पहले फोकस डाला, सेकंड जो मैटर है अभी ये है आदिवासियों को लेकर के। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने दो बड़े संदेश देने का काम किया। एक तो आदिवासी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, दूसरा आदिवासियों की जो पहली समस्या सबसे बड़ी थी नक्सलवाद, उसको समाप्त किया। और उसके बाद अभी यदि हम बात करें तो जो धर्मांतरण का जो बड़ा मुद्दा था छत्तीसगढ़ के अंदर में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के लिए, तो उसके लिए कड़े कानून बनाए हैं और इसका भी असर जो है मुझे लगता है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर के जो ब्लूप्रिंट सरकार ने बनाया है उस ब्लूप्रिंट पर कितना अमल होगा और वो कैसे जो है वहां पर जाकर के एग्जीक्यूट होगा और उसमें क्या भूमिका सरकार की होगी, क्या भूमिका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होगी, इसको देखने के बाद ही तय होगा कि क्या छत्तीसगढ़ में होता है। और आदिवासियों को लेकर के जो बड़ी बात लगातार दोनों ही राजनीतिक दल कहते हैं, तो मुझे लगता है कि इतने साल होने के बाद आजादी के आज भी आदिवासियों की जो जीवन स्तर है उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क देखने को हमको नहीं मिला है। तो मुझे लगता है उस क्षेत्र में बड़ा काम करने की आवश्यकता आज भी मौजूद है। ठीक है विकास मरकाम जी, इस बात से तो आप भी सहमत होंगे मनीश्वरा जी के, क्योंकि कई ऐसे गांव अभी भी मौजूद हैं जिसको लेकर हम लगातार खबरें दिखाते हैं, जहां पे सड़क नहीं है, एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से लोगों को खाट पर मरीजों को ले जाना पड़ता है, कई जगहों पर स्कूल नहीं है। लेकिन अब आप ये बात ठीक है कि बस्तर के विकास को लेकर के दावे कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्या जो वादे किए जा रहे हैं उसका असर 2028 में नजर आएगा? देखिए, अभी जिस प्रकार मनीष ओरा जी ने बताया तो उस समय परिस्थितियां क्या थी, उन परिस्थितियों से आप भी पूरी तरह वाकिफ हैं कि कैसे नक्सली जो है वो पक्की सड़कें बनने नहीं देते थे, कैसे वो स्कूलों को तोड़ देते थे, कैसे वो रास्तों में जो है एलईडी वगैरह लगा के बम ब्लास्ट किया करते थे। लेकिन आज नक्सलवाद समाप्ति के बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि आज हमारे पास आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी सोच को आगे ले जाने वाला मुख्यमंत्री है, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास क्षमता है। हम निश्चित रूप से बस्तर, सरगुजा सहित हमारे जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी चहुमुखी विकास की ओर हम अग्रसर होंगे, चहुमुखी विकास करेंगे। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के पहले जो वादा किया था उन वादों को हम लोगों ने पूरा किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो। आज यदि 10 लाख 11 लाख प्रधानमंत्री आवास 2023 के बाद बने हैं तो उसमें सर्वाधिक लाभ हमारे आदिवासी वर्ग को हुआ है। आज यदि जल जीवन मिशन का काम छत्तीसगढ़ में हुआ है तो उस जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी का हुआ है तो वो आदिवासी क्षेत्रों का हुआ है। आज जो है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो सोच है कि जिनको कोई नहीं पूछता उनको आदिवासी अंचल में विकास हुआ है। एक बार जनकराम ध्रुव जी के पास में चलते आखिरी कमेंट के लिए, समय की कमी है, जनजातियां हैं, ठीक है उनके लिए जनकराम ध्रुव जी, जनमन छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो गया है, धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाए गए हैं। यहाँ पर विकास मरकाम जी भी बता रहे हैं किस तरह से अलग अलग योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को, विशेष करके आदिवासी समुदाय को पहुंच रहा है। ऐसे में कैसे कांग्रेस पार्टी के साथ में आदिवासी जनता जुड़ेगी, क्या रणनीति होगी आपकी? छोटा सा कमेंट। इस प्रकार से हमारे साथी मरकाम जी बता रहे हैं कि
नल जल योजना दे रहे हैं। ये तो खोखला साबित है ना। स्वच्छ भारत का ढिंढोरा पीटने वाले लोग, पानी तो नहीं था, स्वच्छ भारत के नाम में शौचालय बना दिए। नल जल योजना की बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपया बंदर बांट कर रहे हैं। यहाँ नल लगी है, टोटी लगी है, बोर नहीं खोदा है, पानी टंकी बननी है, पानी टंकी बना है तो पाइप नहीं बिछी है। इस प्रकार की इनकी सरकार चल रही है। तो कहीं न कहीं ये लोग ठगने के सिवाय, आदिवासियों को ठगने के हमारी सिवाय सरकार कुछ कर नहीं रही किया है। आपकी जब सरकार थी, आप लोगों ने जो नल जल योजना का दोहन किया, उस योजना का दोहन किया, कहीं पानी की टंकी बन गई लेकिन वहां पर मोटर नहीं लगे। ये दोहन आप लोगों ने किया, उसको सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी कर रही है। मात्र पेपर में चल रहा है इनकी सरकार, पेपर में चल रही सरकार 10 अरब लगभग प्रचार प्रसार में अपनी सरकार को उपलब्धि बताने के लिए। ठीक है। मेरे पास आंकड़ा है, चाहो हालांकि 28 में ये साफ हो जाएगा। ठीक है, आदिवासी समुदाय किसके साथ में बहुत ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना होगा। ठीक है, फिलहाल समय की कमी है। बहुत शुक्रिया जनकराम ध्रुव जी आपका, विकास मरकाम जी और मनीष वोरा जी, आप तीनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आदिवासी कांग्रेस का विस्तार हुआ है, लेकिन अब देखना यही होगा कि वो कौन सी नई रणनीति होने वाली है जिसके तहत कांग्रेस पार्टी आदिवासी जनता के बीच में जाएगी। क्योंकि सरकार का यह कहना है कि देखिए, हमने नक्सलवाद को खत्म कर दिया है, धर्मांतरण पर भी हम रोक लगाने के लिए सख्त कानून लेकर के आए, इसके अलावा भी लगातार आदिवासी क्षेत्रों में विकास पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसे में किस तरह से आदिवासी जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी नए मुद्दों को लेकर के जाती है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।